मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। मैं आशीष श्रीवास्तव बुद्धा क्लासेस के माध्यम से आज केमिस्ट्री का दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको कार्बनिक रसायन के बारे में बताया। आज उसके दूसरे पार्ट की तरफ चलेंगे और ये अकार्बनिक रसायन का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। दोस्तों, जब अवस्थाओं के बारे में चर्चा होती है तो ये अवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं। एक को हम बोलते हैं भौतिक अवस्थाएं और दूसरे को बोलते हैं हम रासायनिक अवस्थाएं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ किसे कहते हैं? दोस्तों, हमारे आसपास हमको जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, ये सभी पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं, अगर अपने किताबी भाषा के अंतर्गत जाएं तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ वे वस्तुएं होती हैं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनका कुछ भार होता है। पदार्थ वे वस्तुएं होती हैं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनका कुछ भार होता है। देखिए दोस्तों, इसके अतिरिक्त मैं एक और परिभाषा आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि संसार की प्रत्येक वस्तुएं जिस छोटी से छोटी सामग्री से मिलकर बनी होती हैं उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, पदार्थ के दोनों अवस्थाओं के बारे में मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, आप देख सकते हो इसको। तो अब पदार्थ की अवस्थाओं की तरफ चलते हैं। पदार्थ की जब भौतिक अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे तो ये तीन प्रकार के होते हैं। सॉलिड यानी कि ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। और वहीं यदि रासायनिक अवस्था के बारे में चर्चा करी जाए, रासायनिक अवस्था के बारे में चर्चा करी जाए तो इसको महज दो भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं हम शुद्ध पदार्थ और दूसरे को बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ। एक को बोलते हैं शुद्ध पदार्थ और दूसरे को बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ। आई थिंक आपको भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था को कितने कितने भागों में बांटा गया है, उनका नाम क्या क्या है, पता चल चुका है। दोस्तों देखिए, अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पदार्थ के भौतिक अवस्थाओं के बारे में। इसको मैं आपको ओरल बता देता हूं क्योंकि यहां से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता नहीं है, लेकिन बेस के लिए जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, यानी इनको हम देख भी सकते हैं और ये आयतन भी कवर कर सकते हैं।
इनके जो अणु होते हैं वो आपस में बहुत नजदीक होते हैं, एक दूसरे से जकड़े हुए होते हैं, अर्थात इनमें अंतराणविक बल बहुत अधिक होता है। दोस्तों, ठोस का उदाहरण आप समझ ही सकते हैं। हमारे हाथ में मार्कर है, ये आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, कुर्सी, मेज, ईंट, पत्थर, जो भी आप आकार से अनुमान लगा सकते हो वो सभी के सभी इस ठोस के अंतर्गत आते हैं। दूसरी चर्चा करी जाए गैस। तो दोस्तों, गैस वे पदार्थ होते हैं, गैस से पहले चर्चा करते हैं द्रव की। द्रव की चर्चा करते हैं पहले। देखिए दोस्तों, द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। यानी वे पदार्थ जिनका आकार यानी कि जिनकी आकृति अनिश्चित हो लेकिन आयतन निश्चित हो, उन्हें हम द्रव कहते हैं। द्रव के अंतर्गत पानी आता है, दूध आता है, तेल आता है, शहद आता है और ये केरोसिन वगैरह जो ईंधन पाए जाते हैं सब इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए दोस्तों, इनमें अंतराणविक बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, यानी कि इनके जो अणु होते हैं वो ठोस की अपेक्षा दूर दूर रहते हैं। तीसरे की चर्चा कर लेते हैं हम, गैस की। तो देखिए दोस्तों, गैस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैस हो गए। एक चीज क्लियर करिएगा दोस्तों, पहले वाले में आकार और आयतन दोनों निश्चित, हमने जो टिक मार्क बनाया है सही का, इस सही का मतलब है कि निश्चित होता है। और जहां पे हमने कट किया हुआ है, काटा हुआ है, इस काटने का अर्थ आप इससे लगाइएगा कि यहाँ पे अनिश्चित होता है। यानी कि द्रव में आप देख सकते हो आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। आयतन क्या होता है दोस्तों, निश्चित होता है। उसी प्रकार आप गैस में देख सकते हो कि आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, अनिश्चित होता है। दोस्तों, गैस का उदाहरण ऑक्सीजन, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी गैसें हैं ये सभी गैसें इसी गैस के अंतर्गत आती हैं, जिनको ना तो हम देख सकते हैं न ही ये आयतन को कवर करते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको रासायनिक अवस्था के बारे में बताता हूं। ठीक है दोस्तों, इसको मैं इरेज करता हूं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं पदार्थ की रासायनिक अवस्थाएं। पदार्थ की रासायनिक अवस्थाएं। रासायनिक अवस्था के बारे में जब मैंने आपको बताया है तो मैंने बताया कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहले को हम बोलते हैं शुद्ध पदार्थ और दूसरे को हम बोलते हैं
अशुद्ध पदार्थ। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं ये पुनः दो भागों में बंट जाते हैं, पुनः दो भागों में बंट जाते हैं। पहले को हम बोलते हैं तत्व यानी कि एलिमेंट, और दूसरे को हम बोलते हैं यौगिक यानी कि कंपाउंड्स, यौगिक यानी कि कंपाउंड्स, एलिमेंट्स। दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांट दिया जाता है। यहां से अशुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांट दिया जाता है। यहां से एक को बोलते हैं हम मिश्रण, और दूसरे को बोलते हैं, यदि अपने स्वाद अनुसार बने वही चीज अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है विलयन, लेकिन इसको हम विलयन जो होता है अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत लेते हैं। अब एक चीज क्लियर करिए दोस्तों कि अब पुनः ये जो मिश्रण है ना, पुनः इस मिश्रण को हम दो भागों में बांट देते हैं। यानी कि मिश्रण पुनः कितने भागों में बढ़ता है दोस्तों? दो भागों में बढ़ता है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस, यानी कि समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे ये जो मैं नोट करवा रहा हूं या जिसके बारे में बता रहा हूं वहां से प्रश्न कैसे बनता है। आपका सोचना बिल्कुल जायज है। देखिए प्रश्न जो बनता है ज्यादातर यहाँ से और यहाँ से बनता है, कभी कभी यहाँ से भी बन सकता है और यहाँ से भी एक दो बार सुपरटेट वगैरह में आने की संभावना बनी रहती है। कोई समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण से प्रश्न बनते हैं, ऐसा मैंने देखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, आप जान लीजिए तत्व क्या होते हैं। कि तत्व के बारे में मैं सिंपली आपको बता देता हूं कि तत्व वे पदार्थ होते हैं जिनका एक निश्चित परमाणु क्रमांक होता है। अब देखिए बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में मैं नहीं ले जाऊंगा कि ये परमाणु क्रमांक क्या होता है, अब प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या, ये बाद में जब ये पार्ट आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं परमाणु क्रमांक, परमाणु, अणु, ये सब क्या होते हैं बताऊंगा। अभी आप ये जानिए कि तत्व एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका एक निश्चित परमाणु क्रमांक होता है। अब दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा कि तत्व को, देखिए मित्रों, तत्व को किसी भी विधि के द्वारा कुछ भी करके दो या दो से अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता है। वे पदार्थ जिनका एक निश्चित परमाणु क्रमांक होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि यौगिक किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, दो या दो से अधिक तत्वों को जब एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो बनने वाला नया पदार्थ यौगिक कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों? यौगिक कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन को हमने ऑक्सीजन के साथ मिला दिया तो क्या बन जाएगा दोस्तों? H2O, यानी कि जल बनेगा। अब एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे। अब देखिए आपको यह भी पता होगा कि तत्वों की संख्या दाएं ओर जितनी होनी चाहिए बाएं ओर उतनी होना आवश्यक।
इसको हम ऑक्सीकरण अपचयन वाले सिद्धांत के अनुसार अपनाते हैं। अब देखिए यहाँ तत्व हाइड्रोजन को निकाल लीजिए आप। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन केवल 1 है। इस अवस्था में इसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है, यानी कि ऑक्सीजन एक साइड में जितना है दूसरे साइड में भी उतना ही होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं कि दोनों तरफ के सभी तत्व आपस में बराबर हो जाएं। अब देखिए यहाँ पे चूंकि ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे हम 2 से गुणा करेंगे। दोस्तों ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया यहाँ पे 2-2, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई। अब देखिए यहाँ 2 दूनी 4, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, केवल 2 है। अब हम यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे। इस अवस्था में आप एक चीज देख सकते हैं कि अब दोनों पक्षों में तत्वों की संख्या बराबर हो चुकी है। हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2। मैंने बोला कि यौगिक वे पदार्थ होते हैं जिनमें तत्व एक निश्चित अनुपात में मिल करके पदार्थ को बनाते हैं। तत्व भी पदार्थ है, यौगिक भी पदार्थ, इसलिए मैंने पदार्थ बोला। यानी वे पदार्थ जिनमें 2 अलग अलग तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हों उसे हम यौगिक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का अनुपात अगर ले लें हम 4, ऑक्सीजन 2, यही मिले हैं तभी तो जल बना है ये। यानी कभी कभी प्रश्न आ सकता है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो याद रखिएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 2:1 होता है। याद रखिएगा हमेशा दोस्तों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल में 2:1 होता है। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं दोस्तों। इसको इरेज करूं तो आपको आगे लेके चलूं फिर। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये डेफिनेशन यहाँ से केवल हटाता हूँ, बाकी काम पड़ेगा अभी। ये डेफिनेशन मैंने यहाँ से हटा दिया और जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे बनाया था इसको मैंने यहाँ से इरेज कर दिया। देखिए दोस्तों, अब बारी आती है जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है, वो है कि तत्व को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं धातु और दूसरे को बोलते हैं अधातु। यौगिक को 2 भागों में बांटा जाता है, इसके बारे में मैंने चर्चा भी किया था। एक को बोलते हैं कार्बनिक यौगिक और दूसरे को बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। हालांकि कार्बनिक यौगिक हम पढ़ चुके हैं, जब अकार्बनिक की बारी आई है तो वहां से हमने शुरुआत किया है पदार्थ और उसकी भौतिक और रासायनिक अवस्थाएं। सीधी सी भाषा में बोलें तो हम बोल सकते हैं पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। देखिए दोस्तों, धातु क्या होता है जान लीजिए अब। देखिए, धातु वे पदार्थ होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखते हैं और त्याग करके क्या होंगे, वैद्युत धनी बनते हैं। धातुओं में विद्युत चमक होती है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुओं को पीटने पर बहुत तेजी के साथ आवाज होता है। ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए, ये सारी चीजें ओरल आपको जाननी चाहिए। कूट वाइज यहां से प्रश्न बन सकते हैं। वहीं डिफरेंट की बात करें तो अधातु
जब हम सम्मिलित करेंगे साथ में धातु के तो यहाँ पे ठीक उसका उल्टा होता है। यानी यदि धातुएं अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखती हैं तो अधातुएं क्या करती हैं, उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखती हैं। और जब धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं तो ये वैद्युत धनी बनती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वैद्युत ऋणी होती हैं। यानी जो किसी से उधार लिया वो क्या होगा, ऋणी होगा। और धातुओं से अधातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं, इनसे उधार लेती हैं। बैलेंसी का एक पार्ट आएगा तो बैलेंसी में मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूंगा कि ये सारी प्रक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं, किस प्रकार से प्रोसेस चलता है। दोस्तों, चूंकि धातुओं में विद्युत चमक होता था तो अधातुओं में चमक नहीं होगा। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती थीं, इसलिए अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। धातुओं के पीटने पर तेजी के साथ आवाज होता था, लेकिन अधातुओं को पीटने पर आवाज नहीं होता। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम्पल से किस प्रकार प्रश्न बनते हैं, एक दो प्रश्न मैं आपको दे देता हूं, उसको वर्क करिएगा। बाकी चूंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है और नेट प्रॉब्लम भी इस समय चल रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम है तो नेट प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए इस वीडियो का मैं अगला पार्ट यहाँ से अशुद्ध पदार्थ से दूंगा। और दोस्तों याद रखिएगा वो पार्ट देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और वहाँ मैं आपको कम से कम 5 से 7 प्रश्न अवेलेबल कराऊंगा जो आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या इससे पहले टेट वगैरह में आए हुए प्रश्न हैं। तो मैं धातुओं से आपको अवेलेबल कराऊंगा और हाँ मिश्रण और विलयन से अवेलेबल कराऊंगा आपको। तो आज का जो पार्ट है ये मैं इसका एग्जाम्पल बताने के बाद ख़त्म कर रहा हूँ। दूसरे पार्ट में इसको आपके सामने पूरी तरीके से मैं प्रस्तुत करूँगा दोस्तों। और दिली अपील है मेरी कि उस पार्ट को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ मैं चर्चा कर देता हूँ। देखिए धातुओं में आप लेंगे तो लिथियम प्रश्न पूछा गया है, लिथियम। एक बार प्रश्न आया था निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम है। दोस्तों याद रखिएगा निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु जो है उसको हम लिथियम कहते हैं। सबसे हल्की धातु। एक बार और प्रश्न मैंने देखा हुआ है, आया है कि निम्नलिखित में से एकमात्र तरल धातु यानी लिक्विड मेटल कौन सा है, तो याद रखिएगा उसको हम बोलते हैं Hg यानी कि मरकरी यानी कि पारा। एक बार और प्रश्न बना हुआ है कि निम्नलिखित में से सबसे चमकीला धातु कौन सा है, तो याद होगा आपको सबसे चमकीला और सबसे महंगा धातु, सबसे चमकीला और सबसे महंगा धातु प्लेटिनम। दोस्तों जी हां, प्लेटिनम। इसी प्रकार कुछ और धातुओं के बारे में बता देता हूं। सोना जिसका सिंबल है Au, चांदी जिसका सिंबल है Ag। सबसे भारी धातु मित्रों, ये भी प्रश्न एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। सबसे भारी धातु आप लूसेंट पढ़ते होंगे तो लूसेंट के माध्यम से आपने सबसे भारी में पढ़ा होगा प्लेटिनम होता है। लेकिन 1 अप्रैल 2018 से ये बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो चुका है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया कि जो प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम को अम्लराज के द्वारा गलाया जा सकता है, इसलिए प्लेटिनम सबसे भारी धातु नहीं होगा। अब अम्लराज क्या होता है मैं शार्ट में बताता हूं, बाकी अम्ल क्षार और लवण मैं आपको क्लियर करूंगा। देखिए ये जो होता है अम्लराज HCl प्लस HNO3,
HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, इसको बोलते हैं अम्लराज। इस अम्लराज के द्वारा प्लेटिनम जैसे कठोर पदार्थ को भी गलाया जाता है। अब दोस्तों, इसलिए भारी के अंतर्गत हम लेते हैं ऑस्मियम को, अर्थात ऑस्मियम जो है ये सबसे भारी धातु है जिसका सिंबल है OS। सबसे कठोर धातु के अंतर्गत भी इसको लिया जाता है। तो दोस्तों 5-6 चीज़ें मैंने क्लियर किया। सबसे हल्की धातु लिथियम, एकमात्र तरल धातु पारा, सबसे भारी धातु, सबसे कठोर धातु ऑस्मियम, सबसे महंगी धातु प्लेटिनम, सबसे चमकीली धातु प्लेटिनम। तो ये सब धातुएं हैं जो ऊष्मा की प्रबल सुचालक होती हैं। एक प्रश्न और बनता है, और सीटेट में आया हुआ प्रश्न है ये कि ऊष्मा की या विद्युत की सबसे प्रबल सुचालक धातु कौन सी है? तो ऊष्मा या विद्युत की सबसे प्रबल सुचालक धातु होती है Ag यानी कि चांदी। दोस्तों ये आया हुआ प्रश्न है सीटेट के परीक्षा में 3-4 साल पहले। कन्फर्म तो नहीं आया था 2016 में आया था कि 17 में आया था, लेकिन ये आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक आपको मैं रिटेन तौर पे और प्रश्नों के माध्यम से और बेहतर तरीके से अगले पार्ट में अवेलेबल कराऊंगा, और दूसरे वाले अशुद्ध पदार्थ की तरफ विस्तृत रूप में चर्चा करूंगा। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और एक चीज़ और मित्रों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।